हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। कल इंडियन इकोनॉमी से मैंने 25 क्वेश्चन आपके सामने रखे थे और उसको एक्सप्लेन भी किया था, उसका आंसर भी आपको प्रोवाइड किया था। आज उसी टेस्ट का और 25 क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के इस वीडियो में आए हैं और ज़रूरत के हिसाब से इसका भी एक्सपांशन किया जाएगा। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ मेरे टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। टेलीग्राम पे क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल होगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और अगला 25 क्वेश्चन सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए। क्वेश्चन को अगर हम लोग 26 से लेकर के अब आगे 50 तक देखें तो क्वेश्चन इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 26, किस तरह की बेरोजगारी में श्रम की सीमांत उत्पादकता मतलब कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर शून्य होती है? ऑप्शन है चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी और प्रौद्योगिकीय टेक्नोलॉजिकल बेरोजगारी। ये 4 ऑप्शन में इसका सही उत्तर है प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी, जिसको कि बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका अर्थ होता है कि जब किसी उत्पादक क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग कार्य पर लगे होते हैं तो उन अतिरिक्त लोगों के द्वारा किए गए कार्य की सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। तो इसका आंसर होगा आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी। जबकि भारत और भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी पाई जाती है वो है संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सही उत्तर आपको मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्षण रहा है या मुख्य लक्ष्य रहा है? पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, खास करके उसके प्रायोरिटी पर आधारित। यहां पर भी ये क्वेश्चन उसी से संबंधित है। ऑप्शन है 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं, 7वीं और 5वीं। सही उत्तर पहले जान लें कि इसका सही उत्तर है 9th 5 ईयर प्लान, मतलब ऑप्शन बी में 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वो था मानव संसाधन का विकास, या जिसको हम लोग कहते हैं सर्वांगीण मानव विकास। 7वीं पंचवर्षीय योजना रोजगार वृद्धि, जनसंख्या नियंत्रण, ऊर्जा प्रबंधन, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक विकास पर आधारित था। जबकि जो ऑप्शन डी है 5वीं, ये गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर आधारित था। तो इस सवाल का सही जवाब 9वीं पंचवर्षीय योजना है, जो कि ऑप्शन बी में है। अब देखिए 28 नंबर, भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा 1934 में एम विश्वेश्वरैया मतलब कि मोचगुंडम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया से प्रारंभ हुई, जिसकी मुख्य बातों में शामिल नहीं था। तो पहला तो आप ये जान लें कि भारत में आर्थिक नियोजन का सैद्धांतिक रूप से शुरुआत 1934 में विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक से ही हुई, जिसमें मुख्य जो बात थी वो ऑप्शन में है और जो शामिल नहीं था वो आपको आंसर करना है। तो औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना ये लक्ष्य था। उसके बाद लघु एवं बृहत उद्योगों का सम्मिलित विकास करना, ये भी उसमें था। तीसरा है सी नंबर पे राष्ट्रीय आय को 5 गुना करना। दरअसल प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो कि विश्वेश्वरैया की पुस्तक है, इसमें राष्ट्रीय आय को 2 गुना करने पर बल दिया गया था, जबकि यहाँ पर 5 गुना लिखा हुआ है। और डी में है यह योजना 10 वर्षीय थी, ये भी सही है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर सी में छुपा हुआ है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29, और ये भी प्लानिंग से जुड़ा हुआ है। कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कांग्रेस योजना, सामने लिखा हुआ है 1938। कांग्रेस योजना मतलब कि राष्ट्रीय नियोजन समिति, जिसके की अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, इसलिए इसको कांग्रेस योजना भी कहा जाता है और ये 1938 का था, तो ये सही है। दूसरा है सर्वोदय योजना 1950, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा लाया गया था, ये भी सामने में जो वर्ष लिखा हुआ है वो सही है। उसके बाद सी गांधीवादी योजना, ये सामने लिखा हुआ है 1947, लेकिन ये योजना बेसिकली आया था 1944 में और इसको तैयार किए थे श्री नारायण अग्रवाल ने, जिनको कि मन्ना रायण भी कहा जाता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा सी। जबकि डी में लिखा हुआ है जन योजना 1945, और ये योजना लाया गया था M.N. रॉय मतलब कि मानवेंद्रनाथ रॉय के द्वारा। तो 29 का आंसर है सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्लानिंग से है। निम्न में से किस के द्वारा तैयार योजना का मूल सिद्धांत सहकारिता मतलब कोऑपरेटिव था?
उसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि हम सबके लिए तथा सब हमारे लिए, हम सबके लिए तथा सब हमारे लिए। सामने है ऑप्शन में मननारायण, जन योजना, सर्वोदय योजना और बॉम्बे प्लान। तो इसका सही उत्तर है मननारायण, जिसके विषय में मैंने अभी आपको बताया कि इनका नाम श्री नारायण अग्रवाल था और इनके द्वारा तैयार किया गया योजना गांधीवादी योजना कहलाता था। तो ये योजना सहकारिता पर आधारित थी। नंबर 31, नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में शामिल हैं। ऑप्शन देखें, केंद्रीय मंत्रिमंडल के 4 सदस्य जो प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत होते हैं। ये दरअसल नीति आयोग में पदेन या एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं। बी में है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। ये नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में शामिल है, मतलब कि इस प्रश्न का उत्तर है बी। सी में है मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ। इस समय बीबीआर सुब्रमण्यम जो है वो सीईओ के नीति आयोग में इस पद पर है और नीति आयोग का उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। अध्यक्ष तो एक्स ऑफिसियो प्रधानमंत्री ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की तरह है। इंडिया विजन 2020 किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था? तो पहले ये जान ले कि इसका जो रिपोर्ट था इंडिया विजन का, ये 2002 में आया था और इसका सही उत्तर है सी, डॉक्टर SP गुप्ता। उसमें और कुछ बताने को नहीं है। नंबर 33, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाने के लिए विदेशी निवेशक को अपने निवेश से कम कितने प्रतिशत शेयर प्राप्त करने होंगे? ऑप्शन है 10%, 20%, 25% या फिर 50% से ज्यादा। और इसका सही उत्तर है ए, 10%। और अगर 10% से कम शेयर खरीदे जाए तो ये कहलाएगा FPI, मतलब कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नंबर 34 को देखें। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है? एक से ज्यादा ऑप्शन आपके सामने हैं जिसको कि आपको चूज करना है। इसकी स्थापना 1960 में हुई, तो ये गलत है। 1960 में नहीं बल्कि IFC की स्थापना 1956 में हुई थी और 1960 में IDA की स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की। 2 नंबर पे लिखा हुआ है इसका उद्देश्य सदस्य देशों में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना है। ये सही है, ये IFC के उद्देश्य में शामिल है। तीसरा है यह सबसे बड़ा वैश्विक विकास संगठन है, ये भी सही है। और चौथे पे लिखा हुआ है इससे प्राप्त ऋण पर कोई ब्याज नहीं देना होता है। ये गलत है क्योंकि इससे प्राप्त ऋण पर ब्याज देना होता है, जबकि IDA के द्वारा जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है उस पर किसी प्रकार का इंटरेस्ट या ब्याज नहीं देना होता है, इसीलिए उसको उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। तो 1 और 4 गलत हैं और 2 और 3 सही हैं। ऐसी स्थिति में कौन सी बात सही नहीं है ऑप्शन पूछ रहा है, तो आपका 34 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है? रक्षा निर्माण। सबसे पहले ये जान लें कि 2020 में ऑटोमेटिक रूट से 74% और सरकारी मार्ग से 100% तक FDI की इजाजत इस क्षेत्र में दे दी गई है। तो रक्षा निर्माण आमतौर पर विद्यार्थी यहां पर आंसर करेंगे, लेकिन ये इसका सही उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर है बीमा क्षेत्र। इंश्योरेंस सेक्टर में मैक्सिमम 74% तक ही हो सकता है। बाकी बी में प्रसारण है, सी में औद्योगिक पार्क है, जहां पर 100% FDI किया जा सकता है। तो 35 का आंसर है डी। और नंबर 36, किस वर्ष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम पारित कर ऐसे बैंकों को कानूनी आधार प्रदान किया गया? तो सबसे पहले जान लें कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना पहली बार 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी और ये या इस संदर्भ में जो एक्ट पारित किया गया था वो किया गया था 1976 में, जो कि ऑप्शन सी में है। तो 36 का सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 37, वित्तीय समावेशन। सबसे पहले जान लें कि वित्तीय समावेशन क्या है। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेवाओं में या वित्तीय सेवाओं में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को और अर्थव्यवस्था से संबंधित समाज के सभी वर्गों को इस क्षेत्र तक पहुंचाना, मतलब कि बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन कहलाता है। क्वेश्चन ये है कि वित्तीय समावेशन सूचकांक के 3 घटक मतलब कंपोनेंट्स में कौन शामिल नहीं है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन में वित्तीय साक्षरता। ये शामिल नहीं है, ये बेसिकली वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में जो प्रमुख चुनौतियां हैं उसमें शामिल है। और जो इसके 3 प्रमुख कंपोनेंट्स है वो है वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, वित्तीय सेवाओं का उपभोग या उपयोग, और तीसरा है गुणवत्ता। वित्तीय समावेशन सूचकांक जो है ये वित्तीय सेवा विभाग जो वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है उसके द्वारा जारी किया जाता है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 38। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में प्रयुक्त होता है। हम सीधा इसका आंसर बता दें कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड, जिसको हिंदी बोलते हैं उत्पत्ति गणना विधि, और दूसरा है सेंसस ऑफ इनकम मेथड, मतलब कि आय गणना विधि। और ये दोनों जो ऑप्शन है वो है आपके क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर डी में 1 और 3। तो 38 का आंसर है डी। क्वेश्चन आपको जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया वो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, तो आप पूरा क्वेश्चन वहां से देख सकते हैं। 39 को देखिए। व्यापार प्रतिषेध मतलब कि ट्रेड रेस्ट्रिक्शन से संबंधित आर्थिक शब्दावली इकोनॉमिक टर्म है एनयूटी, ANNUITY। पहले इसका अर्थ जान ले कि पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 या अधिक किस्तों में अगर भुगतान प्राप्त किया जाए तो इसको एनयूटी कहते हैं। बी नंबर पर है एम्बार्गो, जिसको कि घाटबंदी कहते हैं, और ये ही व्यापार प्रतिषेध से संबंधित होता है जहां पर कोई देश अपने बंदरगाहों को किसी देश के लिए रोक देती है, बंद कर देती है, इसीलिए इसको घाटबंदी भी कहते हैं। सी में है एमोर्टाइजेशन, किस्तों में ऋण चुकाना इसका अर्थ होता है। एमोर्टाइजेशन का मतलब होता है किस्त में लोन को चुकाना या पे करना। और उसके बाद है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात के स्थान पर जिस वस्तु का आयात किया जा रहा है उसके स्थान पर उस वस्तु का अपने देश में ही उत्पादन करना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। नंबर 40, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण मतलब IRDA, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के संबंध में कौन कौन सी बात सही नहीं है। 1 नंबर, यहां पर आपको 1 से अधिक आंसर चूज करने हैं या एक जो आंसर जो गलत है उसको देखना है। तो 1 नंबर पर लिखा हुआ मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर 2000 में गठित। यहाँ ये बिल्कुल सही है कि मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर ही IRDA का गठन किया गया। 2 नंबर पर है IRDA के पहले अध्यक्ष RN मल्होत्रा थे। ये इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे N रंगाचारी। RN मल्होत्रा समिति के रिकमेंडेशन पर ये गठित जरूर हुआ लेकिन इसके पहले चेयरमैन N रंगाचारी थे। तो ऑप्शन जो 2 नंबर पर है वो गलत है। तीसरा में लिखा हुआ यह प्राधिकरण संसद के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी है। संसद का ही पूरा इस पर अधिकार होता है और संसद ही इस संदर्भ में दिशा निर्देशन का काम भी करती है। 4 पे है कि इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, ये बात भी सही है। तो 3 इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में सही हैं जो आपके लिए बेसिकली जानकारी के स्रोत हैं, 1, 3 और 4। और सही नहीं है IRDA के पहले अध्यक्ष मतलब कि केवल 2। ये इसका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन ए में 40 का ए। और यहाँ बता दें कि अभी इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है लेकिन शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में रखा गया था। नंबर 41, भारत की पहली प्रतिभूति डिपोजिटरी द नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में NSDL कहा जाता है, के संस्थापकों या प्रमोटर या प्रवर्तकों में शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल है ये देख ले। IDBI, NSE मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और UTI, ये 3 शामिल हैं। और बी ऑप्शन में है सेबी, जो कि इस सवाल का जवाब होगा क्योंकि ये इसके प्रमोटर में या इसके संस्थापकों में शामिल नहीं है। तो NSDL जो कि 1996 के नवंबर महीना में स्थापित हुआ था, ये भारत का पहला डिपॉजिटरी सिस्टम है। ये क्वेश्चन सीधे तौर पर भी पूछा जाता है। इसके अलावा ये भी जान ले कि जो भारत में दूसरी डिपॉजिटरी है उसका नाम है CDSL मतलब कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, और ये 1998 में एस्टैब्लिश हुआ था। नंबर 42, कौन सा कथन सही नहीं है। तो 1 सही नहीं है और बाकी 3 आपके लिए जानकारी है। ग्राहकों के शिकायतों के निराकरण के लिए RBI ने जून 1995 में बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम लागू की। ये इंफॉर्मेशन सही है। बी, बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण DRT, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल,
सबसे पहले 1994 में कलकत्ता में स्थापित किया गया। ये इंफॉर्मेशन भी आपके लिए सही है। सी में लिखा हुआ है बैंक के ग्राहकों के सेवा में सुधार के लिए नरसिंघम समिति का गठन किया गया। दरअसल नरसिंघम समिति जो है वो फिनेंशियल सेक्टर में सुधार के लिए गठित किया गया था और इस कमेटी का गठन डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में किया गया था। जबकि ग्राहकों के सेवा में सुधार के लिए भारत में जो गठित होने वाली प्रमुख समिति है उस समिति का नाम है MN गोईपुरिया, मतलब कि गोईपुरिया समिति। तो इस 42 का सही उत्तर है यहाँ पर सी। और चौथे नंबर पे मतलब डी में लिखा हुआ है भारतीय रुपये के प्रतीक, उसका जो सिंबल है, को जुलाई 2010 में अपनाया गया और इसका डिजाइन डी उदय कुमार ने तैयार किया था। तो 42 का सही उत्तर है सी। बाकी 3 आपके लिए इंफॉर्मेशन के तौर पर ऑप्शन में शामिल किया गया है। नंबर 43 समावेशी विकास। ऐसे सवालों के लिए सबसे पहले इसके अर्थ को जान लेना जरूरी है। समावेशी विकास मतलब कि उच्च समृद्धि दर का लाभ जो है वो समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को भी प्राप्त हो। ये अगर बेसिक पता हो तो इसका आंसर आप आराम से कर सकते हैं। समावेशी विकास की प्रक्रिया के 3 पहलुओं में किसे मुख्य स्थान प्राप्त नहीं है। ABCD को देखें। आर्थिक विकास की ऊंची दर, अभी जो मैंने परिभाषा आपको बताया विकास की ऊंची दर, तो ये शामिल हो जाएगा। वित्तीय समावेशन, सब तक पहुंचने की बात होती है तो वित्तीय सेवाओं से जो वंचित लोग हैं उनको सरल तरीके से ये सेवाएं, ये लाभ पहुंचाया जा सके, तो वित्तीय समावेशन भी समावेशी विकास का एक अहम हिस्सा होगा। तीसरा है सी में लिखा हुआ आय की समानता। समावेशी विकास में आय की समानता नहीं होती बल्कि आय की असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाता है। असमानता को दूर करना समानता लाना नहीं होता है, ठीक है। और डी में लिखा हुआ है लाभ का वितरण। तो उच्च समृद्धि दर का लाभ सब लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वितरण की आवश्यकता होगी। ऐसे सवालों के जवाब सामान्य तौर पर समझ से भी किया जा सकता है। इसके लिए बहुत अर्थव्यवस्था पढ़ने की आवश्यकता मेरे ख्याल से होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सामान्य रूप से आप ऐसे सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो 43 का सही उत्तर है सी। उसके बाद है 44 डो जोन्स या डाउ जोन्स क्या है। फ्रैंकफर्ट का शेयर बाजार सूचकांक, ये सही नहीं है क्योंकि फ्रैंकफर्ट जो जर्मनी में है इसका शेयर सूचकांक मिड डैक्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी में है हांगकांग का शेयर बाजार सूचकांक, ये भी सही नहीं है क्योंकि उसका जो सूचकांक है वो हैंग सेंग कहलाता है। सी में है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक, यही उत्तर इसका होगा डाउ जोन्स, ये न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। और डी में है विश्व स्वर्ण परिषद का स्वर्ण मूल्य सूचकांक, जिसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना सीधे तौर पर नहीं है। नंबर 45 भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा लगातार कम होता जा रहा है क्योंकि 1 2 3 करके लिखा हुआ है। 1 नंबर समग्र रूप से योजना काल में कृषि विकास की दर जनसंख्या वृद्धि दर से नीची रही है। थोड़ा सा भी अगर पॉपुलेशन ग्रोथ का आंकड़ा आपको पता है और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डेवलपमेंट हो रहा है पता हो तो आप इसको एलिमिनेट कर देंगे कि ये सही नहीं है, क्योंकि जनसंख्या जिस दर से बढ़ रही है उससे कहीं तेजी से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो ये बाहर हो जाएगा। 2 नंबर पर है कि विनिर्माण क्षेत्र में ऊंची विकास दर प्राप्त की गई, ये सही है। और 3 व्यापार, होटल, परिवहन, संचार आदि में समृद्धि दर ऊंची रही है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो है डी, कारण इसका 2 और 3 है न कि ये, क्योंकि एक गलत इंफॉर्मेशन है। नंबर 46 बैंकों की गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां मतलब NPA नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी माना जा सकता है। ऐसे सवाल के जवाब भी आप सामान्य समझ से दे सकते हैं। मुश्किल वसूली वातावरण, लोग यहाँ उधार तो ले लेते हैं लेकिन चुकाना नहीं चाहते हैं, ये आमतौर पर हम लोग भारत में देखते हैं। बैंक प्रबंधकों द्वारा कमजोर साख निर्णय, ये भी हम लोग देखते हैं कि बैंक के लाभ के लिए इनका जो मैनेजमेंट बड़ा लचर होता है, किसी को भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है, बिना बहुत अच्छे तरीके से जांच परख किए हुए। और आप तो आज देखते हैं कि बार बार बैंक से फोन भी आता, आपको लोन चाहिए तो फलना चाहिए, तो ये भी एक कारण है। और सी बृहत्तर आर्थिक वातावरण में चक्रीय एवं संरचनात्मक परिवर्तन, ठीक है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। जिस तरीके से संरचनात्मक बदलाव आ रहा है उसके कारण से भी लोग इसको चुका पाने की स्थिति में नहीं होते हैं, क्योंकि उनके आय और इनकम का जो रेशियो है वो बिगड़ जाता है। नंबर 47 कौन सा बागानी उद्योग
विदेशी पूंजी से प्रारंभ हुआ। इसके लिए भी इकोनॉमी जानना जरूरी नहीं है, सामान्य रूप से अगर भारत को आप जान रहे हैं तब भी इसको कर सकते हैं। ऑप्शन है कहवा, गन्ना, नील और चाय, जिसमें से गन्ना जो है ये भारत में मूल रूप से शुरू की गई या भारतीयों के द्वारा शुरू की गई। ये बेसिकली दक्षिण भारत में संगम काल से शुरू हुआ था। तो गन्ना को बाहर कर दें, कहवा, नील, चाय ये सब ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के द्वारा ही शुरू की गई है। तो विदेशी पूंजी से यही सब तीनों प्रारंभ हुए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1, 3 और 4। गन्ना मूल रूप से भारत में ही प्रारंभ हुआ। नंबर 48, स्वीट शेयर किसको कहते हैं या किससे संबंधित है? हम सीधा इसका आंसर बता रहे हैं आपको। ऑप्शन इसका डी सही उत्तर है। जब कर्मचारियों को, अपने ही कर्मचारियों को रियायती दर पर शेयर जारी किए जाते हैं तो उसको स्वीट शेयर कहते हैं। 49, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फिर हम पहले भी पिछले वीडियो में बोले थे कि कमीशन से जुड़े हुए सवाल प्रायः पूछे जाते रहे हैं। वित्तीय क्षेत्र विधान सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। हम सीधा इसका भी आंसर आपको बताते हैं, जो आपके ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, जस्टिस BN श्रीकृष्णा। तो वित्तीय क्षेत्र विधान सुधार आयोग के अध्यक्ष थे BN श्रीकृष्णा। और इस सेट का 50वां और आखिरी प्रश्न बताने से पहले फिर आपको बता दें कि ये सारा क्वेश्चन आपके लिए टेलीग्राम पर अवेलेबल है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका कि लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कीजिए, सारा क्वेश्चन देखिए और आंसर आपके सामने है। इसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। क्वेश्चन नंबर 50, रक्षा उद्योग रत्न देने की सिफारिश करने वाला समिति है। ऑप्शन देखिए, रक्षा रत्न उद्योग। बालकृष्ण इराडी का गठन किया गया था कंपनी के दिवालियेपन के संदर्भ में रिपोर्ट देने के लिए। बी नंबर पर है प्रवीर सेन गुप्ता, यही इसका सही उत्तर भी है। सी में है ओंकार गोस्वामी। दरअसल ओंकार गोस्वामी समिति का जो गठन किया गया था, वो गठन किया गया था कि वैसी कंपनियां जो कि घाटे में लगातार चल रही हैं उनको बंद करने के लिए फास्ट ट्रैक वाइंडिंग अप ट्रिब्यूनल बनाया जाए, इस संदर्भ में सिफारिश देने के लिए। तो ये कंपनियों के दिवालियेपन और घाटे में चल रहे या सिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जबकि ऑप्शन डी में है GV रामाकृष्णन। बता दें कि 1996 में इनकी अध्यक्षता में ही भारत में विनिवेश आयोग का गठन किया गया था। तो बाकी ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिए हैं, इन चीज़ों को आप नोट कर लें। जैसा कि हम हर वीडियो में कहते हैं कि जो नई चीज़ें मिलती हैं आप उसको अवश्य नोट करें। इंडियन इकोनॉमी टफ देखने और सुनने में लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी समझ डेवलप कर लेते हैं इस सब्जेक्ट में तो आप अधिकांश सवालों के उत्तर, खास करके वैसे सवालों के उत्तर जो सिर्फ तथ्य पर आधारित नहीं है, आप सहजता से दे सकते हैं। चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।